हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जो भी सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखे कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग साहब को। इनके थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि इनका थ्योरी जो है सीटेट के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग अंतिम तक बने रहे, आज सभी साथी का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि जो भी साथी सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, आइए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग साहब को सभी लोग पहचानते होंगे। तो ये साहब का इमेज लगा हुआ है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग साहब का पिक है। अब लोग समझेंगे कि आखिर ये थे कहाँ के। तो मेरे भाई, कोहलबर्ग साहब अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब दोस्त, प्रश्न उठता है कि नैतिकता है क्या। तो मेरे भाई, नैतिकता कोई जन्मजात नहीं होती है। नैतिकता कोई बच्चों में जन्मजात नहीं आती है। हम लोग हो या आप लोग हो, तो हम लोग क्या किए हैं, नैतिकता को अपने घर से सीखे। अपनी सबसे पहले मम्मी से सीखे हैं, पापा से सीखे हैं, फिर समाज से सीखे हैं। तो क्या है, समाज का एक हिस्सा है जो हम लोग को सिखाया जाता है, समाज का ही पार्ट है। तो देखिए, नैतिकता का क्या मतलब यहाँ लिखा गया है। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है, उसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, नैतिकता बोलते हैं। ठीक है, बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। देखिए, हम लोग भी जब मेरे भाई एकाएक जान गए थे कि ये गलत होता है या सही सही क्या होता है, ये तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है, हमको घर में सिखाया जाता है कि हाँ भाई, तुम किसी को मारना पीटना नहीं, ये गलत बात है। तुम किसी का कोई सामान चोरी मत करना। तुम स्कूल जाते हो, किसी का पेन चोरी मत करना, क्योंकि ये गलत चीज है। तो हम लोग को सही गलत का ज्ञान कहाँ पे हुआ, हमको विद्यालय में हुआ, हमको अपने घर में मिला, समाज में मिला। तो ये जो नैतिकता है वो कहाँ मिलता है मेरे भाई, ये समाज से मिलता है। और ये क्या है, एक गुण है जो बच्चों में या किसी व्यक्ति में गुण को करता है प्रदर्शित, ताकि दूसरे लोग को पता चलता है कि नहीं, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सज्जन है, ये चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये एक नैतिक आदमी में दिखने लगता है। तो इसी को कहते हैं मेरे भाई नैतिकता। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को समझ में आ गया होगा कि नैतिकता क्या होती है। तो नैतिकता मोटे तौर पर हम लोग बोले तो सही गलत में पहचान करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग हिंज की स्टोरी। अब यही नैतिकता के ऊपर हिंज की स्टोरी है, जो कि हम लोग को 2 पॉइंट को समझने में मदद करेगा। और कोहलबर्ग साहब ने यही हिंज की स्टोरी को सुना करके बच्चों के सामने 2 प्रश्न रखे थे। तो आइए हम लोग भी इस चीज को समझते हैं, क्योंकि सेम टू सेम मेरे भाई हिंज की कहानी भी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। तो फिर बहुत सारे साथियों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग हिंज की कहानी को समझेंगे कि आखिर हिंज की कहानी थी क्या। तो मेरे भाई, हिंज नामक एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बीमार हो जाती है। पत्नी बीमार हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है। तो डॉक्टर एक दवा लिखता है और उसको बोलता है कि ये दवा आपको एक ही मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, जाइए वहां से ले आइए। और शर्त क्या है कि जो मेडिकल स्टोर पे ये दवा मिलेगा, वो मेडिकल वाला ये दवा खुद बनाया है और ये दवा आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो खुद इसका इन्वेंशन किया है। तो ये अपना हिंज कुछ पैसे पर्स में डाले और चल दिए, जाते हैं दवा ले आएंगे। जब वहां दवा लाने गया तो दवा का कीमत बहुत ज्यादा थी और वो हिंज के पास उतने पैसे थे नहीं। तो वो दवा दुकानदार को कहता है कि भाई, मेरी पत्नी का तबीयत खराब है, मुझे ये दवा दे दो। तो दुकानदार कहता है कि नहीं भाई, इसका कीमत बहुत ज्यादा है, हम इतना में आपको दवा नहीं देंगे, आपको और पैसे इसके देने पड़ेंगे। तो हिंज कहता है कि भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो नहीं, तो हम दवा नहीं देंगे, आप और पैसे लेके आइए। तो कहता है कि अगर आप मुझे दवा नहीं दोगे तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तो फिर भी दवा दुकानदार कहता है कि नहीं, मैं इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हूँ, बहुत समय लगाया हूँ, बहुत शोध किया हूँ, इतना कम कीमत में नहीं दूंगा, नहीं तो समाज में इसका वैल्यू खराब हो जाएगा। तो आप और पैसे लेके आओ। अब हिंज के पास बताइए ऐसी क्या दुविधा उत्पन्न हो गई। अब 2 प्रश्न क्या आ गए मेरे भाई। एक प्रश्न उठ गए कि अब उसकी पत्नी का जान बचाना है तो उसको चोरी करना पड़ेगा, और दूसरा नहीं तो कहीं से पैसे लाना पड़ेगा। तो अब उसके पास इसमें भी 2 डिलेमा है। अगर चोरी करता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, और चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की जान चली जाएगी। तो इसी पर क्या बना, तो इसी पर देखिए, आप सभी साथी फिगर के माध्यम से भी कहानी को समझ सकते हैं। चलिए, अब इसी पर 2 प्रश्न क्या आया। एक आया नैतिक दुविधा मेरे भाई। तो नैतिक दुविधा को इंग्लिश में कहते हैं मोरल डिलेमा।
अब सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। अब उस समय मान लीजिए कि अगर वो डिसीजन नहीं लेता कि उसे अगर मान लीजिए कि दवा चोरी करे या चोरी न करे, तो उसमें दोनों में उसको घाटा है। अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी की जान चल जाएगी, और चोरी करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, उसके पास आ गया नैतिक दुविधा। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि वो करे भी तो करे क्या, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको अपना दिमाग लगा करके काम करना ही पड़ेगा। तो समझ गए कि नैतिक दुविधा क्या होती है। जब आप किसी चीज में उलझ जाते हैं और आपके पास ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं, आप जान रहे हैं कि चोरी करेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा और चोरी नहीं करेंगे तो पत्नी की जान चल जाएगी, फिर भी हिंज को कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाने को क्या कहते हैं, नैतिक तर्कना। समझ गए मेरे भाई, ये हो गया मोरल रीजनिंग। अब यहाँ हो गया सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। अब हिंज ने चोरी को क्यों चुना, अब उसने देखा कि अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो मेरी पत्नी मर जाएगी, और चोरी करते तो जेल जाएंगे। तो उसने देखा कि चलो यार, कम से कम पत्नी तो बच जाएगी ना, पत्नी तो बच जाएगी ना। तो इसी को कहते हैं मेरे भाई मोरल रीजनिंग, जो कि उसने तर्क लगाया कि मान लीजिए मेरे भाई कि अब वो चोरी नहीं करेगा, पत्नी मर जाएगी, तो ऐसे ही गलानी से मर जाएगा। क्योंकि किसी में बहुत सारा पति पत्नी में प्रेम होता है, तो जब वो उसका प्रेम से बिछड़ जाएगा तो उसके फिर जिंदा तो वो लाश बन जाएगा। तो उसने क्या तर्क लगाया कि नहीं भाई, अब मुझे चोरी करना ही करना है ताकि पत्नी की जान बच जाए, भले हमको 2 महीना जाके जेल में रहना पड़े। तो ये भी क्या आ गया, तो ये आ गया मेरे भाई नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। तो सभी साथी समझ गए होंगे इसको कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, मतलब सही और गलत में से जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके फायदे के लिए सही हो, उसको चुनना क्या होता है, नैतिक तर्कना। तो हिंद ने क्या किया, चोरी को चुना। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना को अच्छे से समझ लिए होंगे। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई बनेगा, आप लोग क्वेश्चन को सीधा सही टिक मार दीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे मेरे भाई कोहलबर्ग के नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। देखिए कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं, और 3 लेवल बताए हैं, और इसके सभी के 2-2 स्टेज है। तो 3 लेवल और 6 स्टेज हम लोग क्या करेंगे, ये चीज इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी नाम मित्र आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सबका हिंदी में नहीं, आप लोग इंग्लिश में नाम याद करिएगा, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, हिंदी में नाम आपको बराबर चेंज करके दे देगा और इंग्लिश में नाम आपको सेम टू सेम रहेगा, इसलिए इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, आपको आसान होगा। तो फर्स्ट क्या है इसके, तो इसके फर्स्ट लेवल क्या है मेरे भाई, तो फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या है मेरे भाई, प्री कन्वेंशनल स्टेज। सेकेंड क्या है, कन्वेंशनल स्टेज। और थर्ड क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और हम सभी के 2-2 लेवल, सभी के 2-2 स्टेज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे भाई फर्स्ट क्या है, पार्क रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है 4 से 10 वर्ष तक। ये क्या होता है मेरे भाई, 4 से 10 वर्ष तक। अब इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। अब मान लीजिए मेरे भाई कि 4 से 10 साल को जो बच्चा होता है ना, उसमें कोई मोरल नहीं होता है। वो क्या करता है, अपने दूसरों के माध्यम से चीजों को सीखता है, उसको अप्लाई करता है। मान लीजिए घर में कोई गेस्ट आ गए, तो मम्मी कहती है कि देखो बाबू, वो जो घर में मेहमान है उसका पैर छूना है, उनका आदर सत्कार करना है, उनको पानी वानी पिलाना है, नाश्ता देना है। तो बच्चा क्या करता है, अब वो दंड के, मान लीजिए कि वो दंड के कारण या कह सकते हैं आज्ञा के कारण, ये दोनों के कारण वो चीज को अपने अंदर लागू करता है और चीज को फॉलो करता है। तो इसके अंदर ये नहीं हम कह सकते हैं कि बच्चा में अपना तर्क का विकास हो गया, अपना उसमें नैतिक तर्कना आ गई, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे बच्चा डर के कारण करता है कि अगर वो जानता है कि गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, उनका हम पैर नहीं छुएंगे तो उनके जाने के बाद मम्मी हमारी पिटाई कर देगी, चाहे पापा पिटाई कर देंगे। तो इस डर के कारण क्या करता है, वहां पे बच्चा इस चीज को करता है या फॉलो करता है। तो जो आप देख रहे हैं मेरे भाई 4 से 10 वर्ष, इसी चीज में बच्चा दूसरे के मानकों के अनुसार काम करता है। अब हमारा हो गया, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक में क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, इसमें बच्चों की नैतिक सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब देखिए फर्स्ट में क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब मेरे भाई, अब जो अभी हम जो एग्जांपल दिए थे वही सेम एग्जांपल यहाँ पे होगा। मान लीजिए कि अभी उसने क्या सोचा, वहां पे जो डिलेमा आया, तो बच्चे के से जब ये प्रश्न पूछा गया तो बच्चा ने क्या बोला कि नहीं, हिंज ने जो चोरी किया है उसके लिए उसको सजा मिलेगी। तो मान लीजिए कि घर में गेस्ट आए और बच्चा ने पैर नहीं छुआ, तो जानता है कि पैर नहीं छूएंगे तो मम्मी हमारी पिटाई कर देगी, तो वो
डर के कारण क्या कर रहा है, उस चीज को अपने अंदर लागू कर रहा है या उस चीज को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता में हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, ये फर्स्ट स्टेज में हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेज क्या हो जाएगा, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। अब इसके अंदर क्या होता है, इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। अब कहने का मतलब होता है, इसको हम लोग याद करेंगे जैसे को तैसा के माध्यम से। अब मेरे भाई मान लीजिए कि आप लोग स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, तो आप गए किसी का, मान लीजिए कि आपका कोई साथी पेन तोड़ दिया तो आप भी उसका पेंसिल तोड़ दीजिए। आपका कोई लंच बॉक्स चुरा लिया तो आप भी उसका लंच बॉक्स चुरा लिए। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसा सामने वाला कर रहा है आप भी वैसा ही कर रहे हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, जैसे को तैसा। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। देखते होंगे कि कोई आपको एक झापट मार दिया तो आप भी बदले में उसको एक झापट मार दिए। तो ये जो सेकंड वाला मेरे भाई स्टेज है, इसमें होता है जैसे को तैसा। जो जैसा ट्रीट करता है बदले में वो बच्चा भी उसी के साथ वैसा ही ट्रीट करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का एक लेवल मेरे भाई हो गया। अब दूसरा लेवल हम लोग का क्या है, दूसरा लेवल हम लोग का है हम लोग का दूसरा लेवल है कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज हम लोग का हो गया, दूसरा है कन्वेंशनल स्टेज और तीसरा क्या हो जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो हम लोग आइए अब देखते हैं कन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें बच्चा का होता है 10 से 13 वर्ष। क्या होता है मेरे भाई, 10 से 13 वर्ष। अब इसमें क्या पॉइंट कहा गया, देखिए, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। अब इसमें क्या होता है मेरे भाई, अब इसमें जो दूसरे लोग जो कर रहे हैं, दूसरे लोग जो समाज में अवधारणा बना चुके हैं, उस चीज को बच्चा अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसी को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसको भी मेरे भाई दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक में क्या है, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुक्ता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने की इसमें उन्मुक्ता होती है। तो इसमें क्या है, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, मतलब अर्न अप्रूवल। अब मेरे भाई इसमें होता क्या है, अब मान लीजिए कि आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, चाहे कॉलेज तो बहुत ऊपर हो गया, स्कूल में जाते होंगे, तो आप लोग सोचते होंगे ना कि हमको अपने कॉलेज में अच्छा मार्क्स लाना है ताकि सभी साथियों में मेरा नाम सबसे ऊपर हो। और आप लोग अच्छा बनते हैं कि नहीं, मैं अच्छा काम करूंगा तो सब लोग हमको अच्छा रिस्पेक्ट करेंगे, हमको अच्छा मानेंगे, हमको खूब इज्जत देंगे। तो उसमें क्या होता है, लड़का चाहे लड़की में अच्छा काम करने, अच्छा बनने की उन्मुक्ता होती है। तो ये क्या हो गया, तो फर्स्ट हमारा जो स्टेज है ये, इसमें बच्चा हमेशा अग्रेसिव रहता है कि नहीं, मुझे सबसे अलग दिखना है, सबसे हमको अच्छा काम करना है। आप देखते होंगे कि 9-10 का बच्चा खूब अच्छा सा कपड़ा पहनेगा कि सब लोग मुझे देखे। तो ये स्टेज में यही सब चीज होता है बच्चों के साथ। ठीक है, तो बच्चा इसमें भी अपना तर्क का विकास नहीं करता, दूसरों को देखा देखी करता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा स्टेज क्या है इसका, कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। अब इसमें क्या करता है बच्चा, अब कानून को फॉलो करता है। वो देखा क्या कि रेड लाइट जल रही थी और पापा बाइक को लेकर के चले गए उसके अंदर, अब दूसरी गाड़ी आई और उनको धक्का मार दिया, तो पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं भाई, अब रेड लाइट को पार नहीं करना है, जब रेड लाइट अगर जलते रहेगा तो उसको पार नहीं करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, बच्चा समाज के नियम कानून को अपने अंदर समाहित कर लिया, समावेशित कर लिया। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा के साथ क्या होता है, कानून और नियम को अपने अंदर समावेशित करके उसको फॉलो करने लगता है। चलिए मेरे भाई, तो ये हमारा कन्वेंशनल स्टेज भी हो गया, कन्वेंशनल स्टेज भी हो गया। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 वर्ष से ऊपर होता है। मेरे भाई क्या होता है ये 13 वर्ष से ऊपर होता है। अब 13 वर्ष से ऊपर कहने का क्या मतलब है, इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें बच्चा डिसीजन खुद लेता है। अब कहने का मतलब है मेरे भाई कि आप अगर मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं और देखे क्या कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, समझे, और रेड लाइट जल रहा है, तो आप वो रेड लाइट को नहीं देखेंगे, आप सबसे पहले दौड़ के जाएंगे, उनको बचाएंगे। कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि नियम टूटता है तो टूटे, लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक मानवता होना चाहिए, लोगों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। तो वहां पे आप नियम और कानून को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी की जान चली जाएगी तो फिर आप नियम फॉलो करके क्या करेंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे वही बात कहा गया, देखिए इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही और क्या गलत है। अब इसकी भी दो अवस्थाएं हैं। इसकी दो अवस्थाएं क्या है मेरे भाई, तो एक है सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, अगर किसी नियम से
किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। तो अब मेरे भाई अब यहाँ पे क्या आया समझ में कि मान लीजिए उसके पापा गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अब उनका एक्सीडेंट हो गया। अब वो देख रहा है कि अब पापा को अगर हम जाके नहीं उठाएंगे तो पापा की जान चली जाएगी, और रेड लाइट जल रहा है, तो क्या क्या उस नियम को तोड़ करके जाके सबसे पहले पापा को उठाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो देख रहा है कि अब नियम कानून अब ऐसे नहीं चलेगा, जहां जिसकी जरूरत होगी हम उसके अनुसार चलेंगे। मतलब नियम कानून के लिए हम नहीं है, हमारे लिए नियम कानून है। बात समझे कि नहीं, नियम कानून के लिए हम नहीं है, हमारे लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। और जहां पे सही चीज होगा, जहां पे मानवता की जरूरत होगी, हम लोग वहां पे नियम कानून को तोड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे अपना अनुसार तर्क का विकास करने लगा, और इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा अपना मोरल बनाने लगता है। फिर हम लोग का दूसरा चीज क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें आ गया यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। क्या है मेरे भाई, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। इसमें है किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपनी खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। किशोर किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। अब कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल आप ले लेते हैं भगत सिंह का। देखिए मेरे भाई, भगत सिंह क्या किए थे, उनमें मोरल का तो विकास हो गया था, इस स्टेज में तो हो जाता है ना, हो गया था। तो देखिए वो देश के लिए कितना अग्रेसिव थे कि नहीं मुझे देश के लिए लड़ना है, उनके लिए जान देना है, मुझे अंग्रेजों को भगाना है। तो क्या उनके घर परिवार वाले उनको मना नहीं किए होंगे, उनको घर परिवार वाले बोले होंगे कि नहीं तुमको बड़ा होना है, तुमको अभी पढ़ना है, नौकरी करना है, शादी विवाह करना है, परिवार बसाना है, ये सब भी साथ में काम करते रहना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, सबसे पहले मेरा देश है, और उन्होंने देश को सर्वप्रथम चुना, और उसके लिए क्या किया, अपनी जान को बाजी लगा करके देश को आजाद कराया। तो यहीं पे कहा गया है कि इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपनी खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है, वो अपना सेम मॉडल बनाता है। और इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। अब जैसे भगत सिंह को अपना क्या फायदा था, कुछ फायदा तो नहीं था, वो देश के लिए ऐसा किए। वो जानते थे कि अगर हम अभी ऐसा करेंगे तो हमारा देश का जनता है वो सुखी रहेगा, हमारे आने वाला जनरेशन है वो काफी तरक्की करेगा, और किसी की गुलामी की जंजीरों में उसे नहीं रहना पड़ेगा। और इस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपना जान को न्यौछावर कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को ये भी स्टेज दोनों समझ में आ गए होंगे। तो पोस्ट कन्वेंशनल में जब भी ऐसा दिया जाए तो आप लोग मार देंगे। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग कोहलबख्श साहब की आलोचना को देखेंगे कि कोहलबख्श साहब की क्या क्या आलोचनाएं की गई। तो इसमें देखेंगे मेरे भाई, कोहलबख्श साहब की जो आलोचना है सिद्धांत की, इसके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। अब कैरोल गिलिगन कौन थी, तो मेरे भाई कैरोल गिलिगन थी इनकी स्टूडेंट। मेरे भाई कैरोल गिलिगन कौन थी इनकी, तो कोहलबख्श साहब की स्टूडेंट थी, जिन्होंने क्या आलोचना की, उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। अब कैरोल गिलिगन मैडम का कहना था कि कोहलबर्ग साहब ने जितनी भी एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसमें महिलाओं को कोई जगह नहीं दी है, इन्होंने जेंडर बायस को दिखाया है। तो अब यहाँ पे इनकी क्या हो गई, यहाँ पे आलोचना हो गई। अब मैडम को बहुत सारा मौका मिल गया, इन्होंने भी अपनी बात को बहुत रखी। तो क्वेश्चन मेरे भाई सीटेट में इनसे ही पूछे जाते हैं कि कैरोल गिलिगन ने किनकी सिद्धांत की आलोचना की, या इनकी आलोचना में इन्होंने क्या तर्क दिया। तो इनका तर्क क्या हो गया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी, मतलब इन्होंने जेंडर बायस को दिखाया है। तो सभी साथी समझ गए होंगे। अब दूसरा क्या था, दूसरा इनका तर्क था कि मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब उनका कहना था कि मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अब इनका कहना था कि देखिए वो लाइन हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख के बता देते हैं आपको हम। कैरोल गिलिगन का कहना था यहाँ पे कि जो मेन होता है ना मेरे भाई, मेन ये होता है जस्टिस पर्सपेक्टिव होता है। क्या होता है मेरे भाई, जस्टिस। और वुमेन जो होती है, वुमेन ये होती है केयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इन्होंने इसी चीज को बताया और ये भी एक तर्क को देने का काम किया। तो हमारे उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को समझ में आ गया होगा। और कि मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो उनको चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को समझ में आ गया होगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जो भी साथी को वीडियो अच्छा लगे कृपया करके आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी साथी सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे उनको काफी मदद मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।